गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेस बायोलॉजी क्लास। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। So in the previous class we have discussed briefly about replication mechanism, which is the semi-conservative model of DNA replication. तो उतना हमने डिस्कस कर लिया है। आज चलिए डिस्कस करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे। So today we'll discuss about the mechanism of DNA replication in prokaryotes. Okay. So the first point is DNA replication is an enzyme catalyzed process by the help of the DNA dependent DNA polymerase. So the enzyme which is responsible for this process is called as DNA dependent DNA polymerase. इसको इसलिए ऐसा बोला जाता है क्योंकि डीएनए के ऊपर बेस करके, पहला प्री एग्जिस्टिंग एक डीएनए के ऊपर बेस करके एक नया डीएनए पॉलीमर बनाया जाता है। इसीलिए इस एंजाइम को बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए polymerase, because हम लोग देख चुके हैं कि replication is a process by which DNA will form a copy of it. तो एक पेरेंटल डीएनए को बेस करके एक दूसरा डीएनए बनाया जाता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। Now the DNA replication in E. coli takes about 38 minutes, which is having 4.6 into 10 to the power 6 base pairs. तो दिस इज द प्रोसेस और दिस इज द स्पीड बाय व्हिच इट कैन एक्चुअली कैरी आउट। तो इसको 38 मिनट्स लग जाता है, जबकि इकोलाई का सिर्फ 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर होता है। ओके, नाउ द पोलिमराइजेशन टेक्स प्लेस एट ए रेट ऑफ 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। मतलब ये जो डीएनए फॉर्म होगा वो 2000 बेस पेयर एक सेकेंड में जोड़ता है। तो जस्ट इमेजिन हाउ फास्ट दिस प्रोसेस इज एक्चुअली। We might see that this process is very slow when we are discussing about the mechanism, but you will find कि अगर practically देखा जाए तो ये बहुत fast process होता है। 2000 base pairs per second. And the deoxyribonucleotides triphosphate acts as substrate as well as provides energy for polymerization. ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हम लोग पॉलीमर्स बना रहे हैं, एक एक करके लाके जोड़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स, तो उनको जोड़ने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होता है। तो वो एनर्जी कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड एज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। मतलब जनरली आपका एडिनाइन, ग्वानाइन, थायामीन, साइटोसिन वो एक ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में होगा। यू कैन रिप्रेजेंट दैट एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स। ठीक है, उसके बाद गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसके बाद साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड द लास्ट वन इज थायमीन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो चार नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो अपने ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दे विल प्रेजेंट इन द ट्राइफॉस्फेट फॉर्म एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड टीटीपी। तो जब ये जुड़ते हैं, व्हेन दे कंबाइन विद इट, व्हेन दे अटैच वन बाय वन, सो ड्यूरिंग दैट टाइम दिस ट्राइफॉस्फेट विल प्रोवाइड एनर्जी। बिसाइड्स दैट ये बिल्डिंग ब्लॉक है आपके किसी भी डीएनए का। और हम लोग जानते ही हैं कि डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड दिस न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। ओके, so these are the four of them, A, T, G, C: adenosine triphosphate, guanosine triphosphate, cytosine triphosphate and the thiamine triphosphate. DNA replication starts at a specific point of the DNA which is called as the origin of replication, या फिर ओरी साइट भी बोला जाता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि डीएनए रेप्लिकेशन कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा। एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है डीएनए में जहां से ये डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और कॉमनली नोन एज ओरी साइट। रिमेंबर दैट इज द ओनली पॉइंट वेयर द रेप्लिकेशन विल स्टार्ट। Now the DNA synthesis always takes place from the 5' end to the 3' end. Now this also you have to remember, जब हम लोग डीएनए सिंथेसिस करते हैं या फिर डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो वो हमेशा 5' से लेके 3' तक होता है, फ्रॉम द 5' एंड टू द 3' एंड। दिस इज ए बेसिक रूल, ये उल्टे डायरेक्शन में कभी भी सिंथेसाइज नहीं करेगा। ओके, so this is a brief overview. Now let us see what are the requirements, what will we require, कंपोनेंट्स क्या क्या रिक्वायर होते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं। सबसे पहला एंजाइम होता है हेलिकेज। हेलिकेज सेपरेट्स द डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, अभी एंजाइम और इनका फंक्शन याद रख लो, क्योंकि उसी हिसाब से हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो हेलिकेज सेपरेट्स द डीएनए स्ट्रैंड्स, टोपोआइसोमरेज अनवाइंड्स द डीएनए डबल स्ट्रैंड्स,
तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है और वो हेलिकल होता है, मतलब वो वाइंड होके होता है, इट इज ट्विस्टेड। तो वो अनट्विस्ट करने के लिए, अनवाइंड करने के लिए डीएनए को टोपोआइसोमरेज हेल्प करता है। प्राइमेज सिंथेसाइजेस ए आरएनए प्राइमर, ए स्मॉल सीक्वेंस ऑफ आरएनए। ना यहाँ पे हम लोग डीएनए पॉलीमरेज का बात कर रहे हैं, हम लोग डीएनए सिंथेसिस का बात कर रहे हैं, लेकिन आरएनए प्राइमर यूज कर रहे हैं। नाउ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई विल एक्सप्लेन during the mechanism itself why RNA primer we are using, why not DNA primer. Okay, now the next one is DNA polymerase 1, 2 and 3. Now out of these 1, 2 and 3, they perform different functions. DNA polymerase 3 is the one which actually synthesizes the DNA. तो ये DNA synthesis का जो काम होता है वो DNA polymerase 3 ही करता है. This specific enzyme synthesizes the DNA, whereas the rest of the two, DNA polymerase 1 and DNA polymerase 2, are responsible for proofreading and DNA repair. जनरली बोला जाता है कि डीएनए रिपेयर के लिए पॉल 1 रेस्पॉन्सिबल होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1, उसको आप लोग डीएनए पॉल भी बोल सकते हो, और डीएनए पॉलीमरेज 2 होता है जो वो प्रूफ रीडिंग के लिए होता है। प्रूफ रीडिंग मतलब रीचेकिंग। जब भी डीएनए अपना एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा तो उसको पहले वो चेक कर लेगा कि कहीं पे कोई मिसमैच पेयरिंग है कि नहीं। तो वो जो चेकिंग मैकेनिज्म है, वो जो यू कैन से स्क्रूटनाइजिंग मैकेनिज्म है, उसको बोला जाता है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग इज ए प्रोसेस बाय व्हिच द डीएनए डिटेक्ट्स इफ देयर इज एनी मिसमैच पेयरिंग और एनी फॉल्टी न्यूक्लियोटाइड्स एडेड, एंड देन इट विल रेक्टिफाई इट, वो उसको रेक्टिफाई कर लेगा। फिर नेक्स्ट वन, डीएनए लाइगेज, इट लाइगेट्स डीएनए। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं, डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है जो डीएनए को जोड़ता है, क्योंकि जब डीएनए सीक्वेंस फॉर्म होगा आप देखेंगे वहां पे बीच बीच में थोड़ा सा गैप हो जाएगा, और उस गैप को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज यूज होता है। बिसाइड्स दैट रॉ मटेरियल की तरह न्यूक्लियोटाइड्स भी यूज होते हैं, स्पेसिफिकली डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, जो हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड टीटीपी, चार अलग अलग टाइप के डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स यूज होते हैं एज रॉ मटेरियल। बिसाइड्स दैट सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन्स भी होते हैं, एसएसबी हम लोग बोलते हैं, एससीबी सॉरी। तो दिस इज एक्चुअली सिंगल स्ट्रैंड होगा, प्लीज पार्डन, यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक है, दिस इज एसएसबी, यहाँ पे सेल आ गया, दिस इज एक्चुअली सिंगल स्ट्रैंड। आई जस्ट मेंशन इट हियर, दिस इज नॉट सिंगल सेल, दिस इज सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, ना सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का काम यह है कि वो एक एक स्पेसिफिक जो आपका स्ट्रैंड है ड्यूरिंग द मैकेनिज्म, तो वो सेपरेट होता है। वी हैव ऑलरेडी सीन कि डीएनए हेलिकेज उसको सेपरेट करता है। तो जब सेपरेट करता है दोनों स्ट्रैंड को अपने अपने जगह पे रखने के लिए ये प्रोटीन यूज होता है, क्योंकि देखो ये डीएनए जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है, अगर एक बार उसको आप खोल दोगे और फिर कुछ देर के लिए छोड़ दोगे तो दोनों फिर से रीअटैच हो जाएंगे। वी डू नॉट वांट दिस रीअटैचमेंट, वी वांट बोथ द स्ट्रैंड्स टू बी सेपरेट सो दैट ईच स्ट्रैंड कैन सिंथेसाइज ए न्यू कॉपी। तो वहां पे ये एसएसबी प्रोटीन्स यूज होते हैं। So these are the raw materials. Now let's come to the mechanism. So ये जो diagram है, this is a single diagram which represents the mechanism of DNA replication. तो इसको मैं पहले explain कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसके description पे जाएंगे। Now the process of replication starts at a point called as oricite, origin of replication. Now ये जो origin of replication होता है, वहाँ पे एक छोटा सा opening होगा, DNA में एक छोटा सा opening होगा, at this point as you can see, ऐसा एक opening होगा जहाँ से वो start करता है। Now the first step is the enzyme DNA helicase. This enzyme DNA helicase will start to break the bonds in a specific direction. वो एक तरफ से वो bonds को break करते जाएगा, हाइड्रोजन bonds को break करते जाएगा। तो जब ये हाइड्रोजन bonds को break करते जाता है तो you will find कि the DNA will split up to form a Y-shaped fork. ये ऐसे break होके Y-shaped fork में convert हो जाएगा। तो आप लोग बोल सकते हो जो DNA ऐसे double stranded है, ये ऐसे खुल जाएगा, इट विल ओपन अप लाइक दिस। ठीक है, तो इसको बोला जाता है द रेप्लिकेशन फॉर्क। तो व्हेन द डीएनए हेलिकेज starts to break the two strands of DNA by breaking hydrogen bonds, it will form a fork which is called as replication fork. Now the thing is this, that जब ये खुलेगा और ये आपका fork form होगा, there will be stress on the upper part of the DNA. तो यहाँ से हम लोग तोड़ते जा रहे हैं और ऊपर अभी भी वाइंडेड अप है, आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो वो अभी भी ट्विस्टेड है। तो नीचे से अगर आप कट करते जाओगे और ऊपर वो सिर्फ अभी भी ट्विस्टेड फॉर्म में है, तो दैट विल कॉज ए वेरी लॉट अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेस ऑन द डीएनए। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस आ जाएगा। तो ऐसा है कि डीएनए टूटने का भी चांसेस होता है।
तो उसको स्टेबिलाईज करने के लिए एक और एंजाइम होता है टोपोआइसोमरेज। तो ये टोपोआइसोमरेज ऊपर जस्ट अबव द पॉइंट वेयर द डीएनए हेलिकेज इज देयर, इट विल बाइंड अप, वहां पे वो बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा, जो सामने का डीएनए उसको थोड़ा थोड़ा अनवाइंड करते जाएगा, उसको खोलते जाएगा, सो दैट ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े मॉलिक्यूल में और मॉलिक्यूल टूट ना जाए। ठीक है, सो द टोपोआइसोमरेज इट अनवाइंड्स द डीएनए एंड रिलीजेस सम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रेस व्हिच इज caused due to the breaking of hydrogen bonds by DNA helicase. Okay, now the thing is this, जैसे ये दोनों separate हो जाएंगे, when these two separate away, the DNA strands can again reattach, वो reattach हो सकते हैं। उसको avoid करने के लिए यहाँ पे देखो आप पर्पल कलर में towards the outer surface SSB proteins bind कर जाएंगे, single strand binding proteins, as it is mentioned here. Single strand binding proteins attach there and they prevent the DNA from reattaching to itself. Okay, तो अभी आपका डीएनए खुल गया, रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म हो गया, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए। नाउ यू विल फाइंड कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन उसको होल्ड करके रखे हैं सो दैट इट डज नॉट रीअटैचेस। द नेक्स्ट थिंग इज देयर विल बी अ स्मॉल आरएनए प्राइमर अटैच्ड टू द 3 प्राइम एंड। देखो ये 3 प्राइम एंड है। ओके, सो डीएनए आरएनए प्राइमर विल बी अटैच्ड टू द 3 प्राइम एंड। ये जो डीएनए स्ट्रैंड है इसको आप इमेजिन कर लीजिए, ये इसका 5 प्राइम हो गया, तो यहां पे इसका 3 प्राइम आ जाएगा। एट दिस पॉइंट इट विल बी 3 प्राइम, राइट। तो अभी ये देखो, ये जो 3 प्राइम एंड है डीएनए का, इसके साथ यहाँ पे एक छोटा सा आरएनए प्राइमर जुड़ रहा है, स्मॉल सीक्वेंस। ठीक है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम कॉल्ड एज प्राइमेज। यहाँ एक्चुअली डीएनए प्राइमेज लिखा है, दैट इज आरएनए प्राइमेज। तो यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर जुड़ जाएगा। नाउ व्हाई आरएनए प्राइमर इज यूज्ड इज आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, और अभी हमारा डीएनए खुलने के बाद दोनों स्ट्रैंड्स सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इस सिंगल स्ट्रैंड के साथ एक और सिंगल स्ट्रैंड ही जुड़ सकता है, डबल स्ट्रैंडेड अटैचमेंट कैन नॉट बी पॉसिबल। सो इसीलिए यहाँ पे आरएनए प्राइमर यूज किया है, डीएनए प्राइमर यूज नहीं होता, क्योंकि अगर डीएनए हो जाता फिर डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो ऑलरेडी तो एक स्ट्रैंड है और उसके ऊपर और 2 स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, सो इट वुड नॉट बी ए स्टेबल मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। तो उसको अवॉइड करने के लिए उसने क्या किया, आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज कर दिया। नाउ आफ्टर अटैचिंग द आरएनए प्राइमर, द नेक्स्ट थिंग will be the enzyme called as DNA polymerase. Now the DNA polymerase 3, DNA polymerase 3 ये यहाँ पे आगे चल चुका है। एक्चुअली ये पहले यहाँ पे अटैच होता है। ओके, दिस स्पेसिफिक एंजाइम DNA polymerase जहां पे प्राइमर है वहां पे पहले यहाँ पे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे अटैच होने के बाद वो धीरे धीरे करके सिंथेसाइज करेगा इन दिस डायरेक्शन। तो जब यहाँ प्राइमेज एड हो गया, नाउ हैव ए लुक वेरी केयरफुली, अगर ये 3 प्राइम एंड है तो इसका ऑपोजिट यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 प्राइम एंड, राइट। सो जो नया सिंथेसाइज स्ट्रैंड है उसका 5 प्राइम एंड ये वाला हो जाएगा जहां पे आपका आरएनए प्राइमर अटैच हुआ था। अब ये सिंथेसाइज करेगा फ्रॉम दिस 3 प्राइम एंड टू द 5 प्राइम एंड, राइट, नीचे की तरफ करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब नीचे की तरफ करता है ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में करता है। ओके, द रीजन इज क्योंकि हमारा डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो है वो तो इस डायरेक्शन में आपका डीएनए कट कर रहा है, लेकिन ये सिंथेसिस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये पीछे की तरफ हो रहा है। तो ये पीछे की तरफ हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए फिर से गैप बन जाएगा। तो इसको फिलअप करने के लिए फिर यहाँ पे एक और वो प्राइमर ऐड करेगा एट दिस पॉइंट और इसको फिर से सिंथेसाइज करेगा, राइट। तो इस तरह से ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में सिंथेसाइज करता है ना। ईच ऑफ दिस फ्रेगमेंट इज कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओके, सो ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। लेकिन अदर स्ट्रैंड में वो प्रॉब्लम नहीं है। अदर स्ट्रैंड में ये देखिए, ये अगर 5 प्राइम एंड हुआ तो ये आपका 3 प्राइम एंड होगा। नाउ दिस वन इज 5 प्राइम, तो दिस इज 3 प्राइम एंड दिस विल बी 5 प्राइम। नीचे का ये 5 प्राइम है और ऊपर का ये 3 प्राइम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइमेज ऐड हुआ है इस तरफ, प्राइमेज हैज बीन एडेड हियर, और यहाँ पे ही आपका एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज ऐड हुआ। नाउ दिस विल सिंथेसाइज फ्रॉम द 5 प्राइम एंड टू द 3 प्राइम एंड, मतलब 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड, इस डायरेक्शन में वो सिंथेसाइज करेगा। अब ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है जहां पे आपका डीएनए हेलिकेज एंजाइम कट कर रहा है। सो ये आगे आगे कट करते जाएगा, ये स्ट्रैंड आगे आगे सिंथेसाइज होते जाएगा। ओके, सो दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड, आल्सो नोन एज द कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसाइज करेगा। तो ये एक तरफ कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसाइज कर रहा है, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअसली। इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम हियर लाइक दिस। ठीक है, तो अगर आपका डीएनए जो है ये आपका हो गया
3' एंड, और ये हो गया 5' एंड। सिमिलरली नीचे की तरफ ये हो गया आपका 5' एंड, और दूसरा वाला हो गया 3' एंड। तो यहाँ पे जब सिंथेसिस होगा क्या होगा, हमेशा प्राइमर 5' एंड पे अटैच होता है, एज आई टोल्ड यू। तो सपोज यहाँ पे प्राइमर यहाँ पे अटैच हो गया, तो इसका सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होगा, इसका सिंथेसिस ओपोजिट होगा। ठीक है, सॉरी, प्राइमर वाज अटैच्ड हियर, ये हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड का बात कर रहे हैं, प्राइमर यहाँ पे अटैच था। तो जब प्राइमर यहाँ पे अटैच हो गया, ये इसके लिए हो गया 5' एंड। ठीक है, क्योंकि आपका जो डीएनए है इसका 3' एंड इस तरफ है, तो ये अगर 5' एंड हो गया तो ये सिंथेसाइज करने लगेगा मॉलिक्यूल इन दिस डायरेक्शन, लाइक दिस। सो द अदर वन विल बी 3'। ओके, तो ये इस तरफ सिंथेसाइज करेगा, लेकिन दूसरा वाला जो है, ये आपका जो 3' एंड है, यहाँ पे प्राइमर ऐड हो जाएगा, आरएनए प्राइमर, और इसका सिंथेसिस होगा इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, सो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है। ये वाला स्ट्रैंड इस तरफ सिंथेसाइज कर रहा है, ये वाला स्ट्रैंड इस तरफ, लेकिन ये जो सेकेंड स्ट्रैंड है ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा, या फिर कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड टू बी मोर स्पेसिफिक, बिकॉज वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस तरफ डीएनए हेलिकेज काम कर रहा है। मतलब द डीएनए हेलिकेज इज ब्रेकिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस विल टेक प्लेस इन दिस डायरेक्शन, whereas the other strand is moving in the opposite direction, इसीलिए इसको discontinuous या फिर lagging strand बोलते हैं, वो पीछे छूट जाता है। ठीक है, so this one is the lagging strand. Okay, so this way it will start synthesizing. Okay, तो ये कैसे करेगा, ये धीरे धीरे आगे आगे मूव करते जाएगा, इट विल कीप मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस तरह से आगे आगे अनवाइंड करते जाएगा, डीएनए को सिंथेसाइज करते जाएगा, एंड दैट वे इट विल कंप्लीट द होल डीएनए मॉलिक्यूल। वो स्टार्टिंग से लास्ट तक, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट करके टोटल डीएनए को वो रेप्लिकेट कर लेगा ना। अगर आप लोग प्रोकैरियोटिक डीएनए देखेंगे वो ऐसा सर्कुलर होता है। ठीक है, तो अगर इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे है, इफ दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड द सिंथेसिस हैज स्टार्टेड इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ, तो वो इस डायरेक्शन से घूमते घूमते आएगा, it will complete the whole sequence and then finally it will reach the same point of origin of replication. तो जैसे वहां पे पहुंच जाएगा, दो डीएनए स्ट्रैंड, सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे। ओके, बट यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन खत्म नहीं होता, इसके बाद एक छोटा सा स्टेप है। यहाँ पे एक चीज आप मार्क कीजिए कि हम लोग आरएनए प्राइमर यूज किए, आरएनए प्राइमर में यूरासिल होता है, वहां पे थायामीन नहीं होता, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स फॉर्म हो रहे हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड में, उनके बीच में गैप रह जाता है, क्योंकि ये आधा सीक्वेंस सेट करता है फिर रुक जाएगा, फिर आधा सीक्वेंस सेट करेगा फिर रुक जाएगा। तो यहाँ पे देखो बीच में गैप आ जा रहा है, दिस गैप। तो क्या होता है, उस गैप को फिलअप करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए हमें डीएनए लाइगेज चाहिए होता है। तो देयर आर टू स्टेप्स व्हिच ऑकर। पहले तो प्रूफ रीडिंग होगा बाय डीएनए पॉलीमरेज 2। प्रूफ रीडिंग में क्या होगा कि जो जो आरएनए सीक्वेंस है, आरएनए प्राइमर्स हैं, वहां से यूरासिल हटा के वहां पे थायमिन ऐड कर दिया जाएगा। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि प्रूफ रीडिंग का मतलब ही होता है रीचेकिंग, सो इट विल रिमूव द यूरासिल एंड इट विल ऐड द थायमिन। सेकेंडली, जो गैप रह गए हैं, इन गैप्स को जोड़ देगा डीएनए लाइगेज। So once these two processes are done, the proofreading is done and the DNA ligation is done, then you will find कि two completely new DNA molecules will be produced, and that process is called as replication. Okay, तो वो प्रोसेस हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, I'm just written it down in different steps. पहला स्टेप है आपका origin of replication, second one unwinding of DNA, third one formation of RNA primer, fourth one synthesis of न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, साइट ऑफ रेप्लिकेशन, और साइट बोला जाता है। उसके बाद डीएनए हेलिकेज सेपरेट्स द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स व्हिच रिक्वायर्स एनर्जी और एटीपी। ठीक है, दिस फॉर्म्स ए वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्म। तो जैसे वो टूट जाएगा वो एक वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्म करेगा। अब एंजाइम टोपोआइसोमरेज विल अनवाइंड द डीएनए एंड स्टेबलाइज इट। ऊपर की तरफ टोपोआइसोमरेज उसको स्टेबलाइज कर लेगा। आरएनए प्राइमर, ए शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए is formed at the DNA template by the enzyme primase which attaches to the 3' end of the DNA strand on both the strands. लीडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड में ऐड होगा, आपका लैगिंग स्ट्रैंड के 3' एंड में ऐड होगा।
उसके बाद एसएसबी प्रोटीन स्टेबलाइज द टू ओपन डीएनए स्ट्रैंड्स, जो ये दो ओपन डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उनको स्टेबलाइज करता है एसएसबी प्रोटीन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 बाइंड्स एट द आरएनए प्राइमर्स at 3' end and initiates the synthesis of new complementary strands on both the sides by adding DNTPs, deoxyribonucleotide triphosphates। एक एक करके वो ऐड करके उसको सिंथेसाइज करते जाएगा। ठीक है, now here you can pause this video and you can take down the steps। okay, तो यहाँ पे आपको 4 steps मैंने लिखा है, that is origin of replication, unwinding of DNA, formation of RNA primer and the synthesis of new complementary strand। but this process is not over, it continues। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वन स्ट्रैंड फॉर्म्स द कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड दैट इज द लीडिंग स्ट्रैंड व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द हेलिकेज एंजाइम। तो जिस डायरेक्शन में हेलिकेज एंजाइम कट कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये खुलते जाएगा। ठीक है, whereas the other strand is called discontinuous strand or lagging strand due to synthesis of short broken stretches। these fragments are called as Okazaki fragments। तो ये छोटे छोटे स्ट्रेचेस बन जाते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स में जो ये सिंथेसाइज होता है उसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोला जाता है। एंड द फाइनल स्टेप, प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर। तो एनी एरर in adding deoxynucleotides during the synthesis is rectified by replacing the nucleotides by DNA Pol 1 and DNA Pol 2। this is called proof reading। तो यहाँ पे देखो DNA Pol 1 Pol 2 ये दोनों का एक्चुअली फंक्शन होता है, they both can carry out proof reading, but generally हम लोग DNA Pol 2 बोलते हैं, but yes both can carry out proof reading। then the nucleus repairs the enzyme cuts of any defects, and finally the DNA ligase joins the unligated strands thus forming two separate DNA molecules। तो आखिर में DNA ligase जोड़ देगा जो छोटा छोटा गैप होगा और दो नए स्ट्रैंड्स होंगे। so this is the diagram that you have on your book। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक तरफ continuous synthesis है from 5' to 3' where the enzyme helicase is moving in this direction। ठीक है, when on the other strand there are small short sequences of synthesis। now these short sequences are called as Okazaki fragments and this forms the discontinuous strand or the discontinuous synthesis। ठीक है, so this is an diagram of the replication fork which is given in your book। so students, this is all about the process of DNA replication in prokaryotes। ये हम लोग prokaryotes का बात कर रहे हैं, we have not discussed the DNA replication in eukaryotes yet। okay, so in the next class we'll move on to the next process of central dogma, that is the DNA transcription। thank you everyone।